शाह का संकल्प, मोदी की गारंटी, लेकिन टेंशन में दीदी। जी हां, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से लगातार अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इस बार मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र, जिसका नाम भरोसे का पत्र है, वो जारी कर दिया। सियासी मुकाबले को और तेज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे जारी करते हुए राज्य की मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला है और बदलाव का आह्वान किया है। घोषणा पत्र में महिलाओं और युवाओं पर विशेष जोर दिया गया है। पार्टी ने वादा किया है कि राज्य की महिलाओं को हर महीने आपको बता दें कि 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो वहीं बेरोजगार युवाओं को भी 3,000 रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके घोषणा पत्र में साफ तौर पर कर दी गई है। इसके अलावा बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद पहले 6 महीने के भीतर यूसीसी लागू करने का वादा कर दिया। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़े ऐलान करते हुए यह कहा गया कि 45 दिनों में आपको बता दें कि 7वां वेतन जो है वो यहां पर लागू किया जाएगा। घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15 सालों में बंगाल की जनता ने खराब शासन का सामना किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि घुसपैठियों के सहारे टीएमसी सत्ता में बनी हुई है। अमित शाह ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति के तहत घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में मतदान 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होगा, जबकि चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित कर दिए जाएंगे। चुनावी माहौल में भाजपा ने इस घोषणा पत्र ने राजनीतिक तापमान को तो बढ़ा ही दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी भी अपने जनाधार को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी पहले से लागू अपनी कल्याणकारी योजनाओं जैसे महिला सहायता योजना, छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य सेवाओं को अपने सबसे बड़े उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। टीएमसी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसने राज्य में स्थिरता और विकास को बनाए रखना और जनता को उन्हीं पर भरोसा करना चाहिए। चुनावी माहौल में दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बीजेपी जहां राज्य में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठा रही है, तो वहीं टीएमसी केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है। इस राजनीतिक खींचतान के बीच आम जनता के लिए यह तय करना आसान नहीं है कि किसे समर्थन दिया जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि इस बार का चुनाव काफी हद तक महिलाओं और युवाओं के वोट पर निर्भर करेगा। यही कारण है कि दोनों पार्टी इन वर्गों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग रणनीति अपना रही हैं। सोशल मीडिया, रैलियों और जनसभाओं के जरिए मतदाताओं तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। और आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का ये चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई तो है नहीं, लेकिन विचारधाराओं और विकास के मॉडल की भी साफ तौर पर परीक्षा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके वादों और दावों पर भरोसा करती है। बीजेपी के नए वादों पर, टीएमसी के पुराने कार्यों पर। चुनाव परिणाम ही ये तय करेंगे कि राज्य की सत्ता किसके हाथ में जाएगी और आने वाले वर्षों में बंगाल की दिशा क्या कुछ होगी। कि घोषणा पत्र जैसे ही जारी हुआ उसके बाद आपको बता दें कि तमाम तरीके की जो प्रतिक्रिया है वो भी यहां पर सामने आने लगी है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से महत्वपूर्ण बातें यहां पर साफ तौर पर कही गई। सोनार बांग्ला के लिए बीजेपी का संकल्प जो है वो यहां पर जारी हुआ। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करेंगे। धार्मिक आस्था और पूजा पद्धति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए हम कानून लेकर आएंगे। अब मैं थोड़े मुद्दे डिटेल भी बताना चाहूंगा। मैंने आगे कहा कि हम घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार करेंगे। बड़ी आशाओं के साथ कम्युनिस्ट शासन से मुक्ति पाने के लिए बंगाल की जनता ने ममता दीदी को मैंडेट दिया था। 5 साल कम पड़े हैं ऐसा कर दूसरा मैंडेट भी प्राप्त किया और फिर अपने सिंडिकेट, गुंडे और घुसपैठियों की नाकचूड़ से तीसरा मैंडेट भी उन्होंने प्राप्त किया। मगर 15 साल में जिन आशाओं के साथ ममता जी को बंगाल की जनता ने सत्ता का सुकान दिया था, वो भयभीत है जनता, निराश है
और मन से परिवर्तन चाहती है। तो फिलहाल जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे, उनकी तरफ से काफी महत्वपूर्ण बातें जो है वो यहां पर कही गई है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे ही घोषणा पत्र जारी हुआ तो आखिरकार टीएमसी चिंता में क्यों आ गई है। माधवी अग्रवाल हैं बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत है आपका माधवी जी। राम प्रकाश पांडे टीएमसी नेता, स्वागत आपका। सुरेंद्र स्वामी जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। सुरेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं, लेकिन सबसे पहले माधवी जी आपका रुख करना चाहूंगा। घोषणा पत्र यहां पर जारी हुआ है, कई महत्वपूर्ण दावे वादे तमाम तरीके की चीजें आप लोगों की तरफ से कही गई हैं, लेकिन ये वादे और दावे जैसे ही सामने आए टीएमसी की हार्टबीट बढ़ गई। कारण मैं भी जानना चाह रहा हूं, आप बेहतर बता पाएंगी। देखिए, वादे नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की जरूरतें हैं, आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से विगत वर्षों में बंगाल ने जो झेला है, बंगाल ने जो तकलीफें उठाई है, जो रक्त रंजित राजनीति देखी है, जो उद्योगों का पतन देखा है, जो महिलाओं की असुरक्षा देखी है, उसको देखते हुए पश्चिम बंगाल में आज जो हम लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया है, वो संकल्प पत्र भाजपा का से ज्यादा मतलब ये लोगों की, बंगाल की जनता की आवाज है। और इसमें जरूरी है कि पश्चिम बंगाल की जनता को ये आश्वासन हो, ये आश्वस्त हो जाए वो कि अब बंगाल में वास्तव में परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन वो परिवर्तन है जो बंगाल की जनता अंतर मन से चाहती है। देखिए, बंगाल की स्थिति जो है बद से बदतर हुई है। 34 वर्षों के वामफ्रंट के शासनकाल को भी बंगाल ने झेला, एक लंबा समय उन पर विश्वास किया। देखिए, कुछ शुरुआत के कुछ 20-1 वर्ष तो उन्होंने काम किया, उसके बाद में मतलब राजनीति के तहत तो 15 वर्षों से, फिर उसके बाद जो 14 वर्षों के बाद मतलब 14 वर्ष पहले उन्होंने घरों में जो है लोगों के साथ अराजकता फैलाने से लेके, उद्योग धंधे बंद करने से लेके, भय का माहौल पूरे देश भर पश्चिम बंगाल में फैला दिया। उसके बाद एक विश्वास के साथ में ममता बनर्जी को लोगों ने अपना समर्थन दिया, उनको लेकर आई और सब लोग उनके साथ खड़े हुए। उस समय हाथ पकड़ने में भाजपा के जो हमारे शीर्ष के नेतृत्व थे वो भी उनके साथ में थे। लेकिन ममता बनर्जी जी के आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को पूरे बंगाल में फैलाया, जिसके कारण आज ये स्थिति है कि पश्चिम बंगाल में 40% से ज्यादा जो है वो मुस्लिमों की आबादी बढ़ती जा रही है। और बात मुस्लिमों की आबादी से हमें कोई आपत्ति नहीं है, मतलब अगर हमारे भारत के मुसलमान हैं तो वो रहने चाहिए और वो होंगे ही, और उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन जो आबादी बढ़ी है, जो पूरे देश में जिसका प्रतिशत इनकी संख्या का बढ़ने का प्रतिशत 12% था, वहीं पश्चिम बंगाल में इनकी आबादी 20% के हिसाब से बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये कि जो घुसपैठी है, जिनको पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से छोड़ा हुआ है केवल अपने वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, वो बंगाल के जो उनके फंडामेंटल राइट्स है बंगाल के लोगों का, बंगाली मानुस का, वो उनके साथ में एक तरीके से घातक है। और जो उनके राइट्स है उसकी वजह से आज बंगाल का मानुस पश्चिम बंगाल से छोड़कर दूसरे राज्यों में शरण ले रहा है। इसी मुद्दों पर एक एक बारीकी से इन मुद्दों पर नजर रखते हुए संकल्प पत्र जारी किया। आप देखिए, टीएमसी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया उसमें उन्होंने इस्तेहार शब्द का इस्तेमाल किया है। अब बताइए कि संकल्प पत्र मतलब पश्चिम बंगला जो है उसमें कई सारे शब्द है जिसमें आप अपने समर्थन और अपने विषय को रखने के लिए एक अच्छा वाक्य चुन सकती थी, लेकिन इस्तेहार शब्द का इस्तेमाल करना, जो कि एक फारसी शब्द और फिर उसके बाद उसको अडॉप्ट करके उर्दू शब्द बनाया गया, तो उस जो इस्तेहार इन्होंने ये जारी किया उसमें ये बताता है कि एक तरीके से इन्होंने एक विशेष तबकों को जो है संतुष्टि देने का, जो अपीजमेंट की राजनीति के बारे में बात करते हैं, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बंगला में बहुत ही मीठे वर्ड हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन ये जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया तो ये बताता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी जो है वो एक विशेष तबके को भुनाने की और उनको नहीं, अभी ये जानना जरूरी है कौन सा वो तबका, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। राम प्रकाश पांडे जी बताइए, अब वो कौन सा तबका है जिसको आप बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी हुआ है तो टीएमसी की चिंताएं क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि अब एक तो महिलाओं को 3000 रुपये मासिक मिलेगा, बेरोजगार युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश, उनको भी मासिक भत्ता यहां पर दिया जाएगा। पुरजोर तरीके से बीजेपी पूरा रोड मैप बनाकर आई है आपकी पूरी उस किले में सेंधमारी करने के लिए, किस तरीके से निपटेंगे? देखिए, हमारी तो चिंताएं कभी बढ़ी नहीं है, क्योंकि बिहार में 10,000 रुपए दिए थे और अभी वापस मांग रहे हैं, तो ये बंगाल की जनता अच्छे से जानती है, क्योंकि ये हर तरह से ये इलेक्शन के समय एक इस तरह से फेक लुभावना प्रलोभन देते हैं जनता को, और पश्चिम बंगाल की जनता अच्छे से जानती है इनको। और दूसरी बात है मेरी, अगर
नारी सुरक्षा को लेके बोलेंगे तो इनके डबल इंजन की सरकार बिहार में आई है। नालंदा में जो एक महिला के साथ में सामूहिक अत्याचार हुआ वो पश्चिम बंगाल की जनता के पास आ गया है। दूसरा आपको बात अपीसमेंट की, अब ऐसे आंकड़ों की अगर बात करेंगे, कोलकाता मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ था, फिर वो उस पर भी बात होनी चाहिए। बात सुन लीजिए, पहले मेरे को बोलने दीजिए, एंकर बन कर सुनिए। नहीं की आप बात बोलते हैं, आप नहीं, आप सुनिए ना। जब आप ऐसे मामले उठाते हैं तो नहीं, ऐसे मामले उठाएंगे तो उस पर क्रॉस क्वेश्चन तो होगा ना। केवल आप एक देख रहे हैं तो अब मैं पूछता हूं कि हाथरस में जो हुआ था वो क्या, उसके तो घर को ही तबाह कर दिया। पश्चिम बंगाल में वो तो नहीं हुआ था, उसके घर को तबाह कर दिया, पूरा घर को ही। तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ था वो आपको नहीं पता? बापा को मार दिया, बापा को तो नहीं मारा, वहां पर हमारी पुलिस ने ही उनको अरेस्ट किया, सीपीआई के साथ सहयोग। तो आप ही की पुलिस अरेस्ट करेगी, कोई यूपी की पुलिस थोड़ी ना अरेस्ट करने आएगी। तो फिर हाथरस जैसा तो नहीं हुआ। हाँ। हाथरस में तो अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि चलिए वहां पे 21 हो गया तो यहाँ पे 19 हो गया, हम यहाँ पे भी कम रहे। सुरेंद्र जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से माधवी अग्रवाल जी ने जो कहा और जो पांडे जी कह रहे थे टीएमसी नेता कि अब साहब हाथरस में क्या हुआ उससे कम तो हमारे साथ हुआ, यानी कि जो कोलकाता मेडिकल कॉलेज में जो कांड हुआ था, अब कुल मिला के अगर इसके अलग विपरीत बात करें तो बहरहाल जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसको आप किस नजर से देख रहे हैं, इसका इंपैक्ट किस कदर से पड़ेगा और ये टीएमसी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? नहीं, देखिए प्रद्युम्न जी, पश्चिम बंगाल में अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा दमखम लगाया है और तरह तरह की वेलफेयर योजनाएं भी बताई हैं। लेकिन मैं शुरू से जो मेरा पॉलिटिकल असेसमेंट है वो ये रहता है कि ये सब चीजें डिस्कशन की होती हैं, ये वोटर्स से वोट डलवाने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि इस देश में वोटिंग पैटर्न अलग ढंग से चलता है। और बंगाल में अगर वहां के हिंदुओं को ये बात मन में ठान ली है कि हमें पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देना है, हमें पश्चिम बंगाल की संस्कृति को बचाना है और ये जो डेमोग्राफिक चेंज है इससे छुटकारा पाना है, चाहे हमारे साथ चुनाव के बाद कुछ भी हो, तो भारतीय जनता पार्टी को जीतने से पश्चिम बंगाल में इस बार कोई नहीं रोक सकता। यही एक मुद्दा है बस। अब उस मुद्दे पर भाजपा हिंदू वोटर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को कितना यकीन दिला पाएगी, क्योंकि पिछली तो हिस्ट्री है नहीं ऐसी कि उनको कोई संरक्षण इस पार्टी से मिला हो केंद्र में सरकार होते हुए भी, और ये हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा और इसीलिए 21 में इनको वोट भी कम पड़े 19 के मुकाबले में, और 24 में और भी कम वोट मिले। लेकिन अगर खुद ही जनता के मन में ये तय हो गया है और जैसा भीड़ को देख करके लग रहा है, और इनके लीडर हैं जो शुवेंदु अधिकारी, वो बार बार ये कह रहे हैं हर मीटिंग में कि मैं हिमंता बिस्वा और योगी की तरह हम सरकार चलाएंगे, तो अगर वो हिमंता बिस्वा और योगी की तरह सरकार चलाएंगे और जनता इस बात को मानने को स्वीकार है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी टक्कर में है और सरकार बनाने की स्थिति में है। लेकिन अगर ये भय बरकरार रहा वो तो अभी धीरे धीरे स्थिति क्लियर होती जाएगी और वोटिंग वाले दिन पता लग जाएगा कि वोटिंग का क्या पैटर्न हो रहा है, तो ठीक है। और अगर भय बरकरार रहा तो फिर जो है ये मुझे नहीं लगता कि भाजपा सरकार बनाने में सफल हो पाएगी। यही एक मुद्दा है, बाकी वहां कोई मुद्दा है ही नहीं। और एसआईआर ने काफी काम कर दिया है। जो 10% वोटर का डिफरेंस था 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में, तो उसमें मैं समझता हूं 5-6% तो एसआईआर ने काम कर ही दिया है। अब तो 3-4% वोट की बात है। अगर इतने भी हिंदू वहां पे तैयार हो गए सर पे कफन रख के कि कुछ भी हो जाए अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर टीएमसी कामयाब हुई उनको भयभीत करने में, वहां गांव में गुंडागर्दी करके, और जो हालत पहले हुई है जिस तरह से मर्डर करके पेड़ों से लटकाया गया है, अगर वो खौफ दिल में रहा तो फिर वो वोट डालने नहीं जाएंगे, वोटिंग कम हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। पांडे जी बताइए, अब तो राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र जी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं टक्कर है। चीजों को कमेंट कर दे रहा हूं कि हेमंत बिश्व शर्मा जिसको बोले हैं हमारे शुवेंदु अधिकारी, उनको देख के तो हेमंत बिश्व शर्मा सबसे बड़ा शारदा चिट फंड घटोले के मास्टर थे, जिनको वॉशिंग मशीन में धो के बीजेपी ने लिया। तो ये पश्चिम बंगाल की जनता जानती है कि वो अगर उनके ले लेंगे तो और कितना करप्शन करेंगे, क्योंकि नारदा स्टीयरिंग कार्ड का ही पैसा इन्होंने यही ले रहे थे जिनको इन्होंने दिखाया था।
दूसरा आपको बोलता हूं, जोगी जी जो कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने वाली प्रशासन है कि भारत में कानून को खत्म कर देना, मुख्यमंत्रियों के हाथ में बुलडोजर देके सबके घरों को तोड़ देना, तो ये पश्चिम बंगाल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पश्चिम बंगाल कानून का शासन चलना राजी करता है, यहाँ की जनता कानून का अगर शासन चलता है, अगर आप सबसे बड़ी गलती एक कर ली, आप स्टीयरिंग कांड में पकड़ा गया। अरे आप सुनिए ना पांडे जी, स्टीयरिंग कांड में पकड़ गया वो हुमायूं कबीर को 100 करोड़ रुपया। अरे तो हुमायूं कबीर तो आप ही का आदमी था। अरे हमारा आदमी अभी तो स्टीयरिंग कांड में हमने दिखा दिया ना, जगह जगह स्टीयरिंग कांड में दिखाया जा रहा है, हमने खोल के दिखा दिया। और जो आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हमने देखा है कि किस तरीके से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि अगर वोट नहीं दोगे तो फिर उसके बाद क्या होगा। आप ही के नेताओं की कार्यकर्ताओं की वीडियो तमाम ऐसी वायरल हो रही हैं, फिर आप कहते हैं कि साहब कानून है। आप उत्तर प्रदेश और बिहार से कम, अरे उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार का कंपैरिजन आप मत कीजिए ना, आप बंगाल की बात कीजिए ना। नाम राम प्रकाश पांडे और बांग्लादेशी बोल के इंगित किया यूपी ने, मुझे धिक्कारता हूं ऐसे भारतीय जनता पार्टी को। राम प्रकाश पांडे को बोला गया उत्तर प्रदेश में, जहां मेरा भी घर है, कि बांग्लादेशी हूं मैं। यहाँ 2 पैनल में बैठे हुए उनसे पूछता हूं, मैं बांग्लादेशी हूं? अगर आप बांग्लादेशी नहीं है तो आपके पास तो प्रमाण होगा ना। आप नहीं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपके पास प्रमाण होगा ना, तो फिर आप कहां से बांग्लादेशी हुए? बंगाल में अगर मेरा कारोबार है तो मैं बांग्लादेशी हो गया हूं? किस मुंह से बोला कि बंगाल से आने वाले आदमी को बांग्लादेशी बोल दो? ये संस्कृति सिखाई जा रही है उत्तर प्रदेश में जोगी जी के। हमने तो अब ये तो बेबुनियाद आरोप है, अब ये तो हमने आज तक नहीं सुना जो आप बता रहे हैं। बहरहाल अगर आपका आरोप है तो हो सकता है इसकी बजाय आपको सच्चाई सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है माधवी जी बताइए, माधवी जी अब घोषणा पत्र पे बात करना चाह रहा हूं तो टीएमसी नेता उसका जवाब नहीं दे रहे, कानून व्यवस्था पे बात करना चाह रहा हूं तो उसका जवाब नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की सारी बातें हैं। हमारा डुप्लीकेट कर रहे हैं और घोषणा पत्र इनका लोगों को बेवकूफ बनाने का पत्र है। मैं करना चाहूंगी राम प्रकाश जी से, मैं यही प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं, घोषणा पत्र का जवाब ले लीजिए। अच्छा आप सुन लीजिए ना, सीआरपीएफ आपके पास, बीएसएफ आपके पास, सबको आपके पास, तो घुसपैठ क्यों नहीं रुक रहा है? यही प्रधानमंत्री छाती पीट पीट के सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए आप, क्यों नहीं रोक पाए? नहीं सुन लीजिए। अच्छा तो फिर आपके हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, घुसपैठ आप करा रहे हैं, आपके हाथ पे धरे बैठे हुए हैं। आपकी सरकार क्या कर रही है वहां पे बंगाल में? सीआरपीएफ हमारे पास है। नहीं तो आप नहीं, अच्छा बस सीआरपीएफ करो ना, आप लोग को गाना है। नहीं तो आपकी बड़े बाजार के आसपास जितनी भी झोपड़पट्टी है उनको आप क्यों नहीं हटाते हैं? फिर क्या प्रमाण है कि वो कौन लोग हैं? क्यों कार्रवाई नहीं करते झोपड़पट्टियों पर? आप गृह मंत्रालय बोलते हो झोपड़पट्टी किस? गृह मंत्रालय क्यों करेगा? तो आपका नहीं, आपकी राज्य सरकार क्या कर रही है फिर? हमारी राज्य सरकार जो रहे हैं, हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत क्या कर रही है? जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उसको निकाल दे। अब हम बोलेंगे यमुना में जो झोपड़पट्टी बना रखे हैं उनको क्यों आधार कार्ड बना रही है, पैन कार्ड आधार कार्ड बना रही है इनकी सरकार। सवाल तो यही है ना, आप क्या कर रहे हैं फिर बैठ के? आपको तो फिर नहीं, आपको सत्ता में रहने की आवश्यकता ही नहीं है, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए सत्ता, बीजेपी आ जाएगी वो संभाल लेगी, फिर ये लग रहा है आसार। अगर आप ये कह रहे हैं, हाँ जी बोलिए सर, सुरेंद्र सर बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये तो आधार कार्ड और पैन कार्ड बना रहे हैं ना उनका, फिर आगे लॉन्च कर दे रहे हैं। किसका अथॉरिटी है? कौन? आप कह रहे हो ना राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार यही कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है अगर डुप्लीकेट बन रहा है तो? देखिए सुरेंद्र स्वामी जी ठीक से बोलिए, केंद्र सरकार क्या कर रही है? पांडे जी की उत्तेजना यही बता रही है, गलत दस्तावेज बन रहा है तो क्या चुपचाप बैठा हुआ है? नहीं अरे तो फिर आपकी, अच्छा ठीक है एक बार लाइए, सभी को लाइए स्क्रीन पर। आप ये बताइए ना पांडे जी कि आपकी सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, ये मान लें हम? घुसपैठ ये नहीं घुसपैठ ये आ रहे, आपकी क्या जिम्मेदारी है फिर? आपकी सरकार की क्या जिम्मेदारी है? राष्ट्रीय मामले में हस्तक्षेप करना। अच्छा घुसपैठ राष्ट्रीय मामला हो गया, घुसपैठ राष्ट्रीय मामला हो गया, वाह ये पहली बार सुना है। ठीक है माधवी जी आपकी आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, राष्ट्रीय मामला ये जो बता रहे हैं घुसपैठ का कि घुसपैठ राष्ट्रीय मामला है, सब केंद्र सरकार देखेगी, हमारी क्या गलती है इसमें? देखिए ऐसा है कि जब अपने घर का ताला तोड़ के आदमी चाबी खोल के बैठ जाए और चोरी हो जाए तो उसके बाद में फिर हम पुलिस को जाके पुलिस चौकी में क्या कर सकते हैं? अभी उन्होंने पांडे जी ने बोला कि वो उत्तर प्रदेश से हैं, तो फिर वो बंगाल की स्थिति को कैसे भाप सकते हैं या उसके बारे में एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ पे विश्लेषक के तौर पे या पार्टी के सदस्य के तौर पे बैठते हैं, तो आप बंगाल की जब है ही नहीं, तो आप बंगाल की जो पृष्ठभूमि है, बंगाल की जो वास्तविकता है उससे आप अवगत नहीं है, इसका मतलब। क्योंकि बंगाल जो है वो एक अलग ही धुरी पर चलने लग गया है। आज जो स्थिति है पश्चिम बंगाल की, डेमोग्राफी पूरी चेंज हो चुकी है यहाँ पर।
34-35% जो यहाँ पे आबादी बढ़ी है, वो कौन सी आबादी है जो ममता बनर्जी स्टेज पर कह रही थी। और हम बार बार एक बात कहते हैं कि शरणार्थी और घुसपैठी दोनों में अंतर है। हम घुसपैठियों की बात करते हैं, शरणार्थियों को जब बिल्कुल, लेकिन घुसपैठिए जो है वो माधवी जी साफ तौर पर राम प्रकाश पांडे ने ठहरा दी है कि भाई वो केंद्र का मामला है। बहरहाल अभी जनता के हाथ में है, तय जनता को करना है। समय कम है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा टीएमसी की चिंता जाहिर हो रही है कि टीएमसी घोषणा पत्र के बाद चिंता में तो है। ये बहरहाल देखना होगा कि अब आने वाले वक्त में और क्या कुछ देखने को मिलता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।